तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शक्ति को पहचानो, और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासतौर पर असम सरकार की तरफ से विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है और उन्हें यात्रा आगे बढ़ने में दिक्कत की जा रही है। इसके साथ ही दरअसल अब आपको यह भी बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे थे, और वहीं पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो समर्थक थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ और पुलिस बल के साथ झड़प भी हुई है। बैरिकेडिंग जो थी वो जो लगाई गई थी उसको हटा दिया गया वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, उसी वीडियो को एविडेंस के तौर पर लेते हुए डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कि राहुल गांधी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा दें और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 की रणनीति किस तरीके से सभी दल अपनी बनाते नजर आ रहे हैं। सुमित सोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में राजेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू के। आलोक जी, अगर हम आपसे समझना चाहें तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पूरा देश राममय है, दूसरी तरफ ये विपक्षी दलों की तरफ से अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। यात्राएं अलग जरूर हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि हम सब एक साथ हैं, एक मंच पर हैं और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। योगेश जी, जो कल का दिन रहा, वो जो ऐतिहासिक दिन रहा, आप देखेंगे कि ममता बनर्जी बंगाल में कुछ शांति यात्रा निकाल रही हैं, तो कोई दूसरे लोग अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मंदिर मंदिर का प्रोग्राम सब अलग तरह से कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कल जो राम में चीजें थी, उस प्रवाह के आगे विपक्ष के जो अलग अलग प्रयास हैं, ये प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि कहने में संकोच होते हुए मैं कह रहा हूं कि वो प्रयास बड़े गंभीर नहीं लगे। एक तो विपक्ष के पास वैसे भी सत्ता नहीं है, सत्ता की शक्ति नहीं है, ऊपर से अगर यूनिटी की शक्ति अगर नहीं होगी तो इसमें से अलग अलग प्रयासों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, कितना डेल कर पाएगी, ये देखने वाली बात नहीं। दूसरी जो राहुल गांधी का आपने बयान चलाया, राहुल गांधी जी का आपने बयान चलाया कि अगर हम बैरिकेडिंग हटा सकते हैं तो सरकार गिरा सकते हैं। साहब, बैरिकेडिंग हटाना अलग बात है और सरकार को वंचित करना अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे मुकदमे और ऐसी चीजें करके आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। आप देखिए, कांग्रेस को अपने स्टैंड से अलग हटना पड़ा, कांग्रेस को कहना पड़ा कि व्यक्तिगत रूप से जो मंदिर जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को अंदाजा हो गया कि वो राम मंदिर का जो निमंत्रण है वो अस्वीकार करके उसने कहीं न कहीं गलती कर दी। तो उस गलती को कंट्रोल करने के लिए उसने व्यक्तिगत रूप से, आप देखेंगे कांग्रेस के एक बड़े संत हैं, जो नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और संत भी हैं, वो वहां पहुंच गए और वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, भगवान राम से लड़ते हुए नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा और कहीं उसके जो सेक्युलरिज्म के चक्कर में कहीं वो ये ना हो कि भगवान राम से लड़ते हुए दिखाई दे। तब जिस तरह का जनमानस, आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बिहार के उन छोटे छोटे गांव में जो झारखंड बॉर्डर से लगे हैं, जहां मीडिया का उस तरह से अप्रोच उस तरह से नहीं पहुंच पाया है कि आप कहते हैं, वहां तक स्वतः स्फूर्ति ये रहा कि लोग ये मेरे पास जानकारी है कि वो लोगों ने भी 150 रुपए के झंडे खरीदे जिनके तन में नए कपड़े नहीं। तो ये स्वतः स्फूर्त धार्मिक जो भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन को आगे लेकर के जा रही है, आप उसका एक राजनीतिक रूप से मुकाबला इस अलग अलग करके योगेश नहीं कर पाएंगे। इनको यूनाइट होना होगा, न केवल विचारधारा के रूप में आना पड़ेगा, न केवल एक नेतृत्व देना होगा, बल्कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी देना होगा। बहुत लेट हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कांग्रेस अकेले लड़ने का मन बना रही है पूरे भारत में, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक रूप से ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस को लगता है कि माइनॉरिटी बहुत बड़ी मात्रा में उसके साथ आएगा, तो 2004 की तरह वो अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी से ज्यादा कोई गठबंधन नहीं करेगी। बिल्कुल। दीपक झा जी, क्या रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है उसको तो आप देख ही रहे हैं, और 25 तारीख को रैली भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, बड़ी रैली उत्तर प्रदेश से उसका आगाज करेंगे। और अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन वो तस्वीर नजर नहीं आ रही, सीट बंटवारा हो नहीं पाया है, आप लोग रैली अलग अलग निकाल रहे हैं, कैसे आप मुकाबला करेंगे? योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो है ना चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते हैं। भगवान
आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अभेद्य हैं। आज से राम नहीं है, राम से लाखों सालों से राम है। तो आलोक पांडे जी यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राम के नाम से हम भाजपा राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी राम के राजनीति करे, कांग्रेस नहीं कर रही तो कांग्रेस की गलती हो गई। तो श्रीमान जी को मैं समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि हम लोग राम में आस्था रखते हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम को हम राजनीति में नहीं लाते। या राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम को जो बाबा तुलसी ने लिखा था आज से सैकड़ों साल पहले, तब राम का मंदिर नहीं था, तब राम सबके हृदय में वास करते थे, तब राम को हम घट घट के वासी कहते थे। आज हम राम को घट घट के वासी कहते हैं। तो राम पे विवाद करना, राम पे इस तरीके से चुनाव करना, राम का इस तरीके से प्रचार करना, देखिए भाजपा कर सकती है। हमारे लिए मुद्दों की बात होती है जो हम लोगों ने उठाए हैं कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। तो जनता को क्या वो अच्छे दिन आ गए, जिसको मोदी जी ने कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन आ गए क्या? आपने जो कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 10 साल हो गए, वो हो गए क्या? दूसरी बात उन्होंने कहा था हर किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? वो कहे थे उन्होंने कि महंगाई कम हो जाएगी, हो गई क्या? रोजगार के लिए जब बात करते हैं, कहा था मोदी जी ने कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बजाय प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं और नौकरी पत्र बांटते हैं, 21,000 को नौकरी देते हैं, 51,000 लोगों को नौकरी देते हैं। क्या कोई सगुन चल रहा है इस देश में? आप देश में उत्सव मनाइए, मोदी जी आपको उत्सव मनाने से कोई नहीं रोकता है। लेकिन नहीं, सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा हो रहा है कि ये मुद्दे तो लगातार, ये जो आप मुद्दे गिना रहे हैं आज, ये मुद्दे तो लगातार आप न जाने कब से 2014 से गिनाते चले आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो नतीजे आते हैं चुनाव के वो तो हमारे भी सामने हैं, आपके भी सामने हैं। इस बार नया क्या है? यही तो योगेश पांडे जी, यही मृगमारी का है। जैसे भगवान राम की हम बात कर रहे हैं, पूरा देश भगवान राम की बात कर रहा है, तो मैं भगवान राम का उदाहरण दूंगा। भगवान राम जब माँ सीता के साथ जंगल में जा रहे थे, बैठे थे अपनी पर्ण कुटिया में, तो देखते कि एक स्वर्ण मृग जा रहा है और माँ सीता कहती है प्रभु श्री राम, ये स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, आप जाकर इसका शिकार करके लाइए। भगवान राम कहते हैं, समझाते हैं माँ सीता को, असंभव में मृगस्य जन्मा, ये सीते स्वर्ण मृग का जन्म असंभव है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, असंभव में मृगस्य जन्म। इस संसार में, धरातल में कहीं स्वर्ण मृग हो ही नहीं सकता जो जीवित हो। तो फिर भी सीता जी नहीं मानती, तो भगवान माया के वशीभूत होके, मायाधिपति जो माया के पति है, माया के अधिपति है, वो भी माया के वशीभूत होके उस मृग का शिकार करने जाते हैं। वही आज के इस देश में हालात है। जनता है, जनार्दन है, जनार्दन भी माया के वशीभूत हो गई है और माया के वशीभूत होके सब लोग मोदी की झांसे में आ रहे हैं। मोदी जी खुद कहते हैं, हम जो कहते हैं वो सब जुमलेबाजी है, और जनता कहती है जुमला तो दे रहा है हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन काम की बात करता है लेकिन काम नहीं करता। तो शायद आज नहीं तो कल काम कर लेगा। तो ये जो माया है, माया का जो आवरण है, जनता से भगवान ही हटाएंगे और वही भगवान और सुप्रीम कोर्ट रावण रूपी भाजपा सरकार का दहन करेंगे। भगवान श्री राम ही अब इस सरकार का अंतिम संस्कार करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से। चलिए ठीक है। सुमित सोनी जी, कल भव्य दिव्य नव्य मंदिर में अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि दरअसल राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा देश की जनता के बीच करना चाहती है, उनके दिलों में करना जा रही है। देखिए, वो न्याय यात्रा के माध्यम से क्या प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, यह तो स्वयं आपने राहुल जी के शब्दों में सुना। अभी यहाँ इस मुद्दे पर चर्चा सुनते हुए मैंने सुना कि कुछ विघन डाला जा रहा है यात्रा में, और राहुल जी के कांग्रेस पार्टी के आज के दिन प्रमुख नेता हैं, वह अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ दी। अब वो बैरिकेडिंग तोड़ के वो संविधान को तोड़ रहे हैं दूसरी तरफ, और वो स्वयं कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं तोड़ रहे हैं, हम बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आज के दिन आपको पता है आसाम में मतलब एक सेंसिटिविटी है, संवेदनशील वो हालात हैं, किसी तरह से प्रशासन, अब देखिए वहां लोकली क्या रीजन्स हैं, क्या सरकमस्टांस है, एग्जैक्टली मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभी आपने जो राहुल जी की स्पीच दिखाई उसमें वो स्वयं अपने मुंह से
इसको कह रहे हैं कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ दी, तो क्या ये सही है? पहली बात। दूसरी बात, पिछले साल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तत्पश्चात जो अभी दीपावली से पहले जो सेमीफाइनल हुआ 5 राज्यों का, उसमें आपने रिजल्ट देख लिया। जब कांग्रेस को जनता ने सिरे से निकाल दिया तो वो एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़े। मुझे निजी तौर पर ऐसे लगता है कि सबसे पहले नेहरू जी को, इनको राहुल जी को जाके 4 धाम यात्रा कर लेनी चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी के नेहरू गांधी परिवार कुछ पाप धुल जाए। उसके बाद इनको जाके अयोध्या में राम मंदिर की यात्रा कर लेनी चाहिए, ताकि इनको कुछ शुभाशीष मिले, प्रभु की कुछ कृपा मिले। उसके बाद ये 2024 में जो है इलेक्शन के लिए अपना प्रतिद्वंद्विता जो है जो अपना साबित करें। हालांकि रिजल्ट जो है, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका कहा हुआ ही उनकी गारंटी है। उन्होंने कहा कि 370 हटाएंगे, 370 हटा दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और उन्होंने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। तो 2014 में आपने रिजल्ट देखा, 2019 में आपने रिजल्ट देखा, और 2024 में भी आप रिजल्ट देखेंगे। कांग्रेस निरंतर जनता से विश्वास अपना जो है खोती जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी निरंतर न सिर्फ लोगों के दिलों को जीत पा रही है, हमारा जो वोट प्रतिशत है आप देखेंगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। और 2024 में निसंदेह 400 पार सीटों के साथ हम एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं। और देश को एक राम मंदिर, जो कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ, यहां से आप समझिए कि एक राजनीतिक नव युग का आरंभ भी हो चुका है, जिसका बिल्कुल कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शंखनाद कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी जो कि सम्मिलित हिंदू मुस्लिम परिवार की एक सम्मिलित पार्टी है, मैं देखिए किसी भी धर्म का, किसी भी ईस्ट का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इनके परिवार में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हुए भी इन्होंने जनता जनार्दन के साथ न्याय नहीं किया, किसी भी धर्म के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। चलिए, कांग्रेस पार्टी ठीक है, आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं 400 के पार का लगातार भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल ये उठता है कि हर बार सवाल ये पूछा जाता है कि क्या 100 का आंकड़ा कांग्रेस टच कर पाएगी? तब तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या 52 का आंकड़ा भी कांग्रेस टच कर पाएगी क्या? तब तो सवाल ये हो जाएंगे। हमारे साथ मनोज लाल दास जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। मनोज लाल दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। मनोज जी, आज मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे थे, 40 मिनट की मुलाकात हुई है राज्यपाल के साथ, उनकी बैठक हुई है, बताया गया है कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के लगातार सियासी चर्चाएं तेज हैं, अटकलों का बाजार जो है वो गर्म है, और लालू प्रसाद यादव की नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही है, इंडिया गठबंधन से भी नाराजगी बताई जा रही है, एनडीए के समीप जाने की अटकलें चल रही हैं। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए जोगेश जी, राजनीति उसी को कहते हैं कि जहाँ कुछ न कुछ चलता रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी के बिना कोई भी दल वर्तमान स्थिति में आगे क्या होगा, अब हम इतना नहीं फाकेंगे सर कि हम जिसके साथ जाएंगे वो 500 ऊपर चला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जहाँ भी जिसके साथ रहे हैं उनकी स्थिति हुई, और बिना नीतीश की, चाहे वो बीजेपी हो, उनकी भी स्थिति नहीं सुधरी। चाहे आप 2014 जब माननीय नरेंद्र मोदी पूरे उर्स पर थे, उस समय भी विपक्ष अलग अलग लड़कर 10 सीट उनके मुंह से छीन लिया था। जब 2019 में नीतीश जी उनके साथ मिले थे तो 39 सीट उनके पास चला आया था। तो इसीलिए ये सब चीज नहीं है, बिहार अलग है, बिहार की धरती अलग है, और होते रहता है। आज तक किसी भी राज्य, चाहे वो विपक्ष के साथ सरकार बनाए हो या सत्ता पक्ष के साथ सरकार बनाए हो, कभी भी किसी गवर्नर के साथ उनका किसी भी तरह का कोई सामने नहीं आया मामला, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी है जोगेश जी। हाँ।
कुछ शिक्षा विभाग का मामला भी है, कुछ कुलपति उप कुलपति का भी मामला है। तो नहीं, हमने इसीलिए कहा कि सत्र है, बजट को लेकर के चर्चाएं की गई, कई मुद्दों पर यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि और किन मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे सरकार वही बनाएगा। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे तो सरकार बनने वाली है विपक्ष की? देखिए सर, एकदम बनेगा, कहीं से नहीं बनेगा। अभी तो ये इतने तेजी से हाँक रहे थे कि हमने जो वादा किया नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर लिया। नरेंद्र मोदी तो वादा किए थे कि विदेश से हम जो धन गया उसको ले आएंगे, ले आए क्या? नरेंद्र मोदी जी तो वादा किए थे कि 2022 तक तमाम गरीबों को पक्का मकान दे देंगे, दे दिया था क्या? नरेंद्र जी ने तो खुद वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे देंगे, दे दिया क्या? देखिए, बोलना एक अलग बात है, नहीं बोलना एक अलग बात है। और हमने तो आपको दिखाया ना जोगेश जी, 2015 में नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश जी का बिहार में चुनाव हो रहा था। 67 की 68 पता नहीं, अब तो याद भी नहीं है, उतनी सभाएं नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 60 भी इनका आंकड़ा नहीं पहुंचा था। 2020 में जब हमारे साथ चुनाव लड़े तो सरकार बनाए, तो ये तो सामने ना है सर। तो 2020 में आप दोनों धुरंधर मिलकर के एक साथ आए, तेजस्वी अकेले लड़ करके, वो भी उनके पिताजी नहीं थे उस चुनाव में। नया चेहरा, नया युवा लड़का, पहली बार इस तरीके से पूरी कमान संभाला बंदे ने, चने चबा दिए आपके। ठीक है, सरकार नहीं बन पाई, लेकिन नजदीक तो पहुंच गए थे। आप दोनों लोगों को चने चबवा दिए थे। नहीं, ये दोनों लोग थे। अब इनके जैसे हम लोग पीठ में चूड़ा नहीं ना बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, अपने हनुमान को खड़ा कर दिए थे और अपने पार्टी के तमाम नेताओं को उनके पार्टी से चुनाव लड़वा दिए थे। लोग समझ नहीं पाए और नतीजा हुआ कि हम 38 सीट हार गए। वो तो सामने है ना। फिर उन नेताओं को अपने दल में मिला लिए। तो अब इनका तो यही काम ही है सर, तो उस पर अब करना क्या है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला, हम कपा है, हम चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का मामला का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए, सभी जगह पर हो जाए, कि पूरे मुस्तैदी के साथ लोग चुनाव में डट कर जाए। भगवान राम को तो उन्होंने अपमानित कर ही दिया है, अब कम से कम जनता को अपमानित नहीं करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे, उसके बाद आलोक पांडे जी के पास आते हैं। सीट बंटवारे को लेकर के आपने चर्चा की, 17 सीटें आप मांग रहे हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर राजी है, कितनी सीटों पर बात चल रही है? कुछ चर्चा है, कुछ जानकारी आपको? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि 16 सीट हम मांग रहे हैं तो किसी के पास हाथ नहीं ना फैला रहे हैं सर। 16 सीट हमारी जीती हुई सीट है। तो कोई भी जो गठबंधन के साथ जो बातचीत होगा, तो ये 16 के बाद 24 सीट पर बातचीत हो। उसमें कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, कितने सीट पर उनके प्रत्याशी लड़े थे, कौन पर सेकेंड पोजीशन थे, वो सब चीज फाइनल हो जाए। तो अभी तो चूंकि कांग्रेस न्याय यात्रा में लगी हुई है, तैयारी है, तैयारी भी होना चाहिए किसी भी दल का। अगर कोई यात्रा चल रहा है तो एक तैयारी भी होनी चाहिए, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसके बाद लालू जी उन लोगों के साथ बैठकर उसको मामला को न्याय यात्रा को लेकर के आप कह रहे हैं कांग्रेस तैयारी करनी भी चाहिए। ठीक है, बात आ गई आपकी मनोज जी। आलोक पांडे जी, चर्चाएं ये लगातार आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश का भी अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कई दौर की जो बैठक हो गई है, बैठक अब सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो मामला फंस रहा है, वो राहुल गांधी जब बैठेंगे तभी टेबल पर मामला सॉर्ट आउट होगा। तो राहुल गांधी तो 66 दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं और यात्रा जब खत्म होगी तब चुनाव बिल्कुल सर पर होगा। अपनी अपनी ये मजबूती कर रहे हैं सभी छत्रप, अपनी अपनी वोट बैंक को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? वही बात बिहार से भी आ रही है निकल कर अब सामने, ऑलरेडी हो चुकी है। जब आप भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कम से कम 5 महीने से कह रहा हूं कि बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। अब अगर आप कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के बाद ही नहीं, मुझे लगता है, मेरी जानकारी कि मार्च में कभी खत्म होगी न्याय यात्रा। तो जब न्याय यात्रा खत्म होगी, मतलब दरवाजे में बारात आ जाते हैं कि तब लड़का ढूंढा जाए, लड़का कहाँ है, ठीक है, तब आप बंटवारा करेंगे। देश की जनता आपको
एक विकल्प के रूप में कैसे लेगा, जो सीरियसली बात तक नहीं कर रहे हैं। सीरियसली तब इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंग हुई, बताइए नीतीश कुमार और लालू यादव जो खुशी होकर कितने बार निकले। बिहार में जो मीटिंग हुई उसमें लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी खुश होकर निकले। कोई ना कोई नेता फूफा बनकर निकला जितनी मीटिंग हुई। बात में फूफा होता है ना, समझते थे फूफा बिल्कुल नाराज होकर निकला है, हर बात पर नाराज हो जाता है जी। तो ये लोग अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करे उसकी बात छोड़ देते हैं। इंडिया गठबंधन कहता है हम एनडीए का विकल्प है। क्यों? अब प्रश्न है क्यों का उत्तर तो देना पड़ेगा। क्यों का उत्तर नहीं है। आपके पास जो जैसे एक लॉजिक होता है कि बीजेपी को 40 से 45% वोट मिल जाएगा, उसका हमारे पास 55% वोट है, तो 55% छितराया हुआ वोट है ना। और अगर इस लॉजिक से बात की जाए कि 55% वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, 56-57%, तो कांग्रेस को आज तक कभी 50% वोट नहीं मिला। इंदिरा गांधी की शहादत के बाद 49.12% वोट मिला। पहली, दूसरी और तीसरी बार जब कांग्रेस चुनाव लड़ी 1951 के बाद, तो 35%, 45%, 47% वोट मिला मैक्सिमम। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी कांग्रेस 50% वोट नहीं गेन कर पाई। तो क्या इस आधार पर कांग्रेस चुनाव कैसे 50 साल तक जीतती रही? इंडिया गठबंधन जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ता, ममता बनर्जी का बयान देखिए, कहते हैं भाई हम तो कांग्रेस करें, आप 300 सीटों पर लड़ो और 36 जगहों को बाकी जगहों पर लड़ने दो। कांग्रेस से वो इस तरह नाराज है बंगाल में, और उसका लेफ्ट से उससे ज्यादा नाराज है। तो खुलेआम बयानबाजी जब आप नाराजगी की व्यक्त करते हैं, बिल्कुल खुलेआम अपने सिर भ्रमण को बाहर ओपन कर देते हैं, तो जनता कहेगी अभी तक को हमें सत्ता नहीं सौंपा है, तब तो ये इतना लड़ते हैं। इमेजिन करिए योगेश जी कि अगर ये जीत जाए तो इस बात पर लड़ेंगे नहीं कौन गृह मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा। ये 5 साल तक लड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, लड़ते रहेंगे। और कभी कोई कहेगा कि हमको ये पद चाहिए, कभी कोई कहेगा हमको ये विभाग चाहिए। तो जाहिर तौर पर जनता के बीच में मैसेज जाता है और जनता ये सब कुछ समझती है। खैर, आएंगे चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश में क्या हो रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा पिछले 1 महीने से, आपने 10 दिन बोला, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने से माहौल बनाया जा रहा है। माहौल वही है। माहौल रोजगार पे बात नहीं करेंगे, नौकरी पे बात नहीं करेंगे, गरीबी पे बात नहीं करेंगे, लोग भूखे मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, टूट जा रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बात करेंगे कि भाजपा ने माहौल बना दिया, भाजपा कैसे 400 सीट जीतेगी। बात यह है कि भाजपा 400 सीट जीते या 500 या 600, मोदी जी कहते हैं हमको 600 करोड़ लोगों ने वोट किया है। तो बात ये नहीं कि कितने लोगों ने वोट किया है और कितनी सीटें जीत के आएंगे। बात है कि आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे उन मुद्दों पे कितना काम किए। राम सबके हैं, राम से किसी का विरोध नहीं है। 140 करोड़ लोग इस देश में सब राम का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। बात ये नहीं है ना। देखिए दीपक झा जी, सुनिए, आप ये फिर बात रिपीट कर रहे हैं। आप फिर दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको मैं जरा सा कुछ रिमाइंड करा दूं। देखिए, राम सबके हैं, ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जनता ये पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर जब निमंत्रण मिला तो इस कार्यक्रम में आप क्यों नहीं गए? क्योंकि ये बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं था। आपके नेता गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से दीपोत्सव मनाया, किस तरीके से वहां के 2 मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की लगातार खुलकर के बात की। आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद वहां पर गए, कार्यक्रम में शिरकत किए। आप अगर हम झारखंड चले जाते हैं, आपकी वहां सरकार नहीं लेकिन सहयोगी आप हैं वहां पर किस तरीके से दीपोत्सव मनाया गया। अलग अलग जगहों पर, जहां हिमाचल में मैंने जिक्र किया आपका, कर्नाटक में दीपोत्सव मनाया गया, भव्य कार्यक्रम का किया गया। और वहां पर भी एक राम मंदिर में राम की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आ रही है। और जब तब कांग्रेस को जब और सुन लीजिए पूरी बात। मुझे जितना याद है, शायद 2016 में राहुल गांधी अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी दर्शन करके आए थे, लेकिन बगल में रामलला के दर्शन करने नहीं गए थे। क्यों भाई, क्या दिक्कत थी आपको? क्या डर था? कौन सा वोट बैंक खिसक जाता आपसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए राम आस्था का विषय, मैं एक बार नहीं 15 बार बोल चुका हूं अभी आपसे। हम लोग राम के नाम पे राजनीति नहीं करते। राम का दर्शन करना ही अगर इस बात का परिचायक है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे और आप चुनाव लड़ेंगे, तो फिर धिक्कार है ऐसे चुनाव को और ऐसे राजनीति को। आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अरे करते आए हैं भाई, फिर अब ये कहेंगे हम
22 दिसंबर जब 49 को सुनिए ना, हम आपको उदाहरण देते रहेंगे, आप पूरी डिबेट निकल जाएगी। आपको हम पूरे तार्किक बात करते रहेंगे, उदाहरण पे उदाहरण देते रहेंगे। आप सर्च करिएगा, जब वहां पर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मूर्ति हटाई जाए, सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया, डीएम को आदेश दिया, वहां पर आपके विधायक थे फैजाबाद में बाबा राघव दास जी, और बाबा राघव दास जी ने मुखर होकर के विरोध किया। और बाबा राघव दास जी को चुनाव किसने लड़ाया था? तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता गोविंद वल्लभ पंत जी। और किसके खिलाफ लड़ाया था ये भी आपको बताएं? समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ उतारा था और उनको नास्तिक बताने की पूरी कोशिश की गई थी। बाबा राघव दास को टिकट दिया गया और बताया गया कि ये राम भक्त हैं। मंचों में, रैलियों में करपात्री जी के मंच उनके साझा किए गए। अरे भाई, आप पत्रकार न बन के भाजपा की नहीं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं, तार्किक बात कर रहा हूं भाई। आप कह रहे हैं आपने ये चोला उड़ा था ना राम मंदिर का, तो आपने चोला उड़ा था ना राम भक्त होने का। मैं बोल तो रहा हूँ, चोला क्या होता है? चोला क्या होता है? आपके कहने का मतलब क्या? नहीं, क्यों नहीं कहने का मतलब है? आप बताइए ना। आप जब, सवाल तो मेरा वही है कि आप जब मन होता है तो राम भक्त बन जाते हैं, और जब मन होता है तो उसके बाद कहते हैं भाई आस्था का विषय दिखाने का नहीं है। आप इतिहास में दिखाते चले आए। एक तरफ की है, आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपकी पत्रकारिता, अब आप हमें सिखाएंगे पत्रकारिता करना? अब आप हमें सिखाएंगे पत्रकारिता करना? यहाँ पे बैठ के आप खंडन करिए ना, आप मेरी बात का खंडन करिए, तार्किक बात रख के, तर्क रख करके आप बताइए ना कि मैं गलत बोल रहा हूं। आप बोलिए, मैं आपकी बात को स्वीकारूंगा। सुनिए, अब चुप हो जाइए, सुनने की हिम्मत रखिए। मैंने कहा राम सबके आस्था के विषय है। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस नेता को जाना हो हमारी पार्टी से जा सकता है। पार्टी को प्रतिबंधित नहीं कर रही, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो राजनेता के तौर पे हम नहीं जाएंगे। भक्त हैं हम लोग, भगवान के, राम के भक्त के तौर पे जब दर्शन करने का मन होगा तब जाएंगे, जब राम का बुलावा आएगा तब जाएंगे। आप समझ गए इस बात को, या अभी और समझाया अच्छे से आपको? नहीं समझे? अरे आप तो मुझे धमका रहे हैं साहब। अब सोचिए, जब मुझे धमका रहे हैं, टीवी चैनल पर बैठ करके पत्रकार को धमका रहे हैं, तो जनता के बीच में कैसे धमकियां आप दे रहे होंगे? जनता यही सारी चीज समझ रही है, जनता यही सारी चीज समझ रही है। मुझे वोट मांगने नहीं जाना। एक बहुत दिमाग में इस चीज को देश में बचा हुआ है। सुनिएगा दीपक झा जी, इस बात को माइंडसेट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा कि मुझे वोट मांगने जनता के बीच में नहीं जाना, ना तो आलोक पांडे जी को जाना है। वोट मांगने आपको जाना है, सुमित जी को जाना है, मनोज जी को जाना है। क्या गुनाह कर दिया? आज सड़कों के लिए सवाल जवाब करें। 55 साल आपने देश में राज किया, आपने क्या किया सड़कों का? आपने क्या किया रोजगार का? गुलदस्ता चाहिए बड़े बड़े बिजनेसमैनों का। ये सभी धर्मों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं। आपने यूपी में दंगे करवा के जो मुस्लिमों के बच्चे मरवा दिए, तो मोहन भागवत जी को वहाँ पे कश्मीर में आपने तो आतंक का माहौल बना के रखा, वहाँ जो मुस्लिमों के बच्चे मरते रहे लगातार, क्या किया आपने 55 साल तक? आरएसएस के मुखिया है। सभी धर्मों के साथ न्याय की बात करते हैं, सभी धर्मों के प्रति आस्था की आप बात करते हैं। 3 तलाक जैसी कुरीति को आप क्यों नहीं खत्म कर पाए? जहाँ के फोन पर भी 3 तलाक बोल देते थे, एक अपना महिला बच्चों के साथ एक परिवार से वंचित हो जाती थी, सभी अधिकारों से वंचित हो जाती थी। ऐसी कुरीतियों को क्यों नहीं खत्म किया आपने अपने शासनकाल में? जो अब यहाँ बैठकर आप सवाल कर रहे हैं कि क्या किया रोजगार के लिए, सड़कों की जहाँ तक आप बात करते हैं, आप जाइए आज कश्मीर, आप जाइए आज चारधाम, आपको सड़कों की व्यवस्था का पता लगेगा। जो जिस आसाम की यात्रा पे आज राहुल जी निकले हुए हैं, वो 10 साल पहले अगर उन्होंने वहाँ यात्रा की होती तो वहाँ सड़कों की क्या व्यवस्था थी, क्या वहाँ पे दशा थी और आज क्या दशा है? राहुल जी से पूछिए आप। अरे तो गिरफ्तार करके दिखाइए ना जनता को। अरे तो बैरिकेडिंग करेंगे तो गिरफ्तार भी करना होगा। खुद कह रहे हैं कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ा। बैरिकेडिंग तोड़ना संविधान तोड़ने के तुल्य है। संवेदनशील वो क्षेत्र है, क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है? राम सबके दिलों में, राम ठीक है, ठीक है। आप छोड़ने के ऊपर योगेश जी के ऊपर बड़ा भड़क रहे हैं। दोनों लोगों को रोकेंगे, सुमित जी रोकेंगे, दीपक झा जी आपको भी रोकेंगे। टोपी पहने, दीपक झा जी रुकिए, सुमित जी काम करते रहे। ठीक है सुमित जी, सवाल यहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप अभी एफआईआर की गिरफ्तारी की बात भी आप दोनों लोगों के बीच में आई, तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि एफआईआर वो हमारे ऊपर करके वो हमारा फायदा कर रहे हैं, हमारी यात्रा को बाधित करके हमारा फायदा कर रहे हैं और इस तरीके की वो जनता के बीच में और पैठ बना रहे हैं। राहुल गांधी ये बात करें तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि वास्तव में ये जो रैली निकल रही है, न्याय यात्रा निकल रही है, इसमें जिस तरीके की जो घटनाएं अब आ रही हैं उसके बाद कांग्रेस को कुछ फायदा होता नजर आ रहा है? सुर्खियों में और ज्यादा लाइमलाइट हो रही कांग्रेस?
देखिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर कोई पार्टी जो है अपना, मेरा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देखिए हर पार्टी अपना दावा और अपना जो भी है स्टेटमेंट एक पेश करेगी, लेकिन सच तो ये है कि इंडी अलायंस का आज के दिन ना तो नेतृत्व डिसाइड हो पा रहा है, ना लीडरशिप कोई फेस डिसाइड हो पा रहा है, ना इनके बीच कोई सीट अभी तक डिसाइड हो रही है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है ना, और ना ही इनकी विचारधारा में कोई एकजुटता दिखाई दे पा रही है। आज के दिन नरेंद्र मोदी जी विश्व भर में उनकी जो छवि है, उनका जो नेतृत्व है, उसका मुकाबला ये इंडी अलायंस जो इनका जो क्रियाकलाप अभी से नजर आ रहा है, बिल्कुल ये सवाल उठता है। सुमित सोनी जी ठीक बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सापेक्ष जो है उनके सामने खड़ा करने के लिए किसी एक चेहरा को विपक्ष को लाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन बेहतर चेहरा है, उनसे बेहतर चेहरा है और कौन उनसे मुकाबला कर सकता है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो इनके हाथों पर हम पूरी जिम्मेदारी सौंपेंगे और देश के भविष्य को वो संवारने का काम करेंगे। सुमित जी रोकेंगे आपको, माफ कीजिएगा, आप सभी मेहमानों को यहीं पर रोक रहे हैं, समय का अभाव इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी राजनीति की जा रही है और इस बीच पूरी रणनीति तैयार की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को पार करने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए। लेकिन किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।